हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग जीएस पेपर 2 की यूनिट 17, 18, 19 और 20 कर रहे हैं। इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी का वीडियो आया था, उसके बाद 2 लेक्चर आ चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। हम लोग क्षेत्र पढ़ रहे थे, मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत की बहुत सारी संभावनाएं हैं और भारत उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यूपीएससी लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछती है। अगर आप पिछले पेपर को उठा के देखेंगे कुछ सालों के, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हैं। तो हमने कुछ क्षेत्र डिसाइड किए हैं, उसी को हम लगातार कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाती है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्या करना है, बस जाके नाम सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका क्षेत्र, मतलब अफ्रीकन रीजन। ठीक है, तो हम लोग अफ्रीका क्षेत्र आज हम लोग शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको एज इट इज़ नोट्स बनाना है, ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी आईआर में, क्योंकि क्वेश्चन के जो डायमेंशंस है ना, वो आजकल थोड़े से बदल गए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना, उसमें तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप देखेंगे ना, पहला सेशन जिसमें हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे, तो उसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन को ना तुलना की जा रही है एक दूसरे देश के साथ। तो हमें भी कुछ ऐसा ही पढ़ना है। देखिए, अफ्रीका क्षेत्र भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है, इस पर डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले ये मैप आप ज़रूर बना लीजिएगा। एक छोटा सा अफ्रीका, बाद में भारत आपको अटैच ज़रूर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा स्वेज नहर इधर है, इजिप्ट है मतलब मिस्र, उसके नीचे युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, तंजानिया है, मोजाम्बिक है, मडागास्कर है, नीचे हिंद महासागर है पूरा, इधर इधर अटलांटिक महासागर है, नीचे दक्षिण अफ्रीका है। ऐसे करके जितनी बातें आपको ध्यान में आए उतनी बातें आप लिख लीजिएगा, जिससे आप बता सकिए कि यही अफ्रीका क्षेत्र है। और जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो इन्हीं में से कुछ देश का नाम आपके आंसर राइटिंग में आना चाहिए, जिससे लगे कि आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं और अफ्रीका से आप ठीक ठाक परिचित हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं अफ्रीका का जो महत्व है वो भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों भारत और विश्व इस समय अफ्रीका को बहुत क्लोज नज़रिए से देख रहा है, जिससे क्यों, रीज़न क्या है उसके पीछे। देखिए, अफ्रीका का जो हालात है ना, वो सच में बहुत बुरे हैं। लेकिन वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो अफ्रीका है वो संसाधन संपन्न देशों का एक समूह है, क्योंकि वहाँ कच्चा तेल, गैस, चमड़ा, सोना, हीरा, दालें, अन्य वस्तुएं या धातु जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में इन सब चीज़ों की कमी है, लेकिन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। भले वो उनका उपयोग अच्छे से करना नहीं जानते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पता है हीरा भी वो लोग पाते हैं ना, बहुत सस्ते दामों में बेच देते हैं, जितने में यहाँ तो आप समझ लीजिए चांदी नहीं बिकती, उस रेट में वो लोग बेच देते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको उन संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है। ठीक, तो इस वजह से भारत का महत्व तो है ही, और वहाँ पे लेके भारत की क्या स्टैटिक है उस पर सब पे बात करेंगे। लेकिन अभी महत्व तो ध्यान रखिएगा कि क्या है, अफ्रीका के जितने देश हैं वो क्या है, संसाधन संपन्न है। अगली बात करते हैं, भारत के ऊर्जा मैट्रिक्स में अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल जरूर डाल दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल अभी नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर, है ना। तो आप भी एग्जाम्पल ढूंढिएगा कि ऊर्जा का जो मैट्रिक्स है भारत का, वो अफ्रीका के कौन से देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, भारत को ऊर्जा में मदद कर सकते हैं। आगे, पिछले एक दशक में अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका के सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों का घर है। क्योंकि जो अफ्रीका है या उप सहारा अफ्रीका है, वहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं जो लगातार उनकी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, जैसे तंजानिया, रवांडा, सेनेगल। ये सब देश जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे तंजानिया ये बीच में ही है, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका रवांडा, सेनेगल। तो ये सब जो देश हैं इनका बहुत तेज़ी से ना पिछले दशक से इनके अंदर, मतलब जैसे होता है ना, छोटे देश हैं लेकिन ये अपनी अर्थव्यवस्था को लेके क्या है, सजग हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए भारत का ज़रूरी है वहाँ पे रहना, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। तो भारत क्या कर सकता है, उनकी मदद तो कर ही सकता है बहुत अच्छे से, और अपने फ़ायदे भी वहाँ से उठा सकता है। आगे, यहाँ की आबादी 1 अरब से अधिक है, संयुक्त जीडीपी 2.3 ट्रिलियन है, जो इसे एक विशाल संभावित बाजार में परिवर्तित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, इससे ज़्यादा तो भारत की इकॉनमी है, लगभग
$3 ट्रिलियन के आसपास, लेकिन पूरे अफ्रीका की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन है, लेकिन आबादी 1 अरब के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी है तो सीधी सी बात है विशाल क्षेत्र तो है ही, और उसके साथ एक संभावित बाजार भी है जहां भारत अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको वहां पे सेल कर सकता है। तो ये क्या है, एक तरह से भारत के महत्व हैं। तो ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखिएगा, आराम से आप इसमें अपने आंसर को लिख पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में अफ्रीका में भारत क्या कर रहा है और क्या चाह रहा है भारत की, भारत जो रहे अफ्रीका में इन बातों को लेके चले। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, यहाँ से शुरू करेंगे। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जो 2008 से शुरू हुआ है, हर 3 साल पे होता है। कब होता है? हर 3 साल पे होता है। अफ्रीकी संघ मतलब अफ्रीकन यूनियन के माध्यम से 54 अफ्रीकी राज्यों से संबंध बन चुका है भारत का। क्योंकि देखिए, अगर आप अफ्रीका फोरम जैसे शिखर सम्मेलन लेकर आते हैं, हर 3 साल में एक बार होता है, तो वहाँ के जितने अफ्रीका देश हैं ना, वो भी सोचते हैं यार भारत से जुड़ना चाहिए। ठीक है, कम से कम चलिए फोरम में बात तो करेंगे, अपनी समस्याओं को तो रखेंगे, क्या पता हल निकले। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं भारत जो है अफ्रीका में ये कदम उठा रहा है और इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आगे, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, इसमें क्या है, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण, मतलब भारत क्या कर रहा है, अपने तकनीक और आर्थिक सहायता दे रहा है, जिससे वहाँ पे तकनीकी सहायता और जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण दे रहा है। इससे क्या होगा, सतत विकास होगा, गरीबी उन्मूलन होगा और क्षमता का निर्माण होगा। अब इससे वो खुश होंगे तो हमारे पर विश्वास ज़्यादा करेंगे। एक बात और भारत कर रहा है, डिजिटल विभाजन को कम करने को पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क में $100 मिलियन का निवेश भारत ने किया है। नाम याद रखिएगा, पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क। ठीक है, इसमें भारत ने क्या किया है, जो डिजिटल विभाजन है, क्योंकि वहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंटरनेट बहुत कम है। मतलब जितना भारत में आज समझ लीजिए आज से 20 साल पहले इंटरनेट मिलता था, वो कंडीशन वहाँ पे अभी भी विद्यमान है। अगर ऐसा है तो भारत क्या कर रहा है, वहाँ पे निवेश के जरिए जो डिजिटल विभाजन है ना, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित प्रदान कर सैन्य साझेदारी बना रहा है भारत। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पे जो देश हैं, वहाँ पे जानते हैं भाई उनके पास खाने के लिए अच्छे से नहीं है, तो सैन्य उतनी बेहतर कैसे हो सकता है उनका। तो भारत क्या कर रहा है, वहाँ पे सैन्य अधिकारी भेज रहा है अपने, वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे हमारे साथ सैन्य साझेदारी वहाँ पे बन पा रही है। अगली बात ध्यान रखिएगा, एशियाई अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विजन रखा है भारत ने, एक डॉक्यूमेंट का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा क्या नाम है इसका, एशियाई अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, इसको 2 लोग ने मिलकर बनाया है, भारत और जापान ने मिलके इसको बनाया है। लेकिन भारत जो है इसमें काफ़ी अग्रणी रहा है, इस वजह से विकासशील सहयोग जो भी वहाँ परियोजनाएं चल रही हैं विकासशील में, उसमें सहयोग दे रहा है। गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे उसको विकसित करने में काम किया जा रहा है। संस्थागत कनेक्टिविटी हो, जैसे एक राज्य यहाँ पे है, दूसरा राज्य यहाँ है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर ढंग से हो पाए और कौशल विकास मतलब कौशल में वृद्धि हो पाए। तो ये क्या है, भारत जो है अफ्रीका में ये काम कर रहा है। तो 2 बातें आप तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर 1 भारत अफ्रीका फोरम का शिखर सम्मेलन, और दूसरा क्या है, एशियाई अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अगर ये 2 बातें भी याद है ना, आप विश्वास करिए गेम चेंजर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें ध्यान रखना है। डिजिटल विभाजन के लिए पैन अफ्रीकी ई नेटवर्क अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आप लिख दीजिएगा। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग तो भारत कर ही रहा है, सैन्य अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण देके सैन्य साझेदारी भी कर रहा है। और एक बात ध्यान रखना है, 3 स्तर पे भागीदारी बन रही है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय। ये क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय। देखिए, द्विपक्षीय मतलब हो गया एक मैं और एक सामने वाला देश, उसमें सिर्फ हम 2 पक्ष हैं, जैसे भारत है वहाँ तंजानिया, ठीक, या साउथ अफ्रीका, 2 देश बैठ के बात कर रहे हैं किसी फोरम में या किसी पार्ट पे, तो वो कहा जाएगा कि ये द्विपक्षीय है, सिर्फ 2 लोग बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय मतलब जैसे अफ्रीका का जो साउथ क्षेत्र है उसमें जितने देश आ रहे हैं उनको ले लीजिए, और भारत, अगर ऐसी कोई भागीदारी है तो उसमें हो सकता है वहाँ के 2-4 देश आ जाएं, इधर भारत अकेला है। तो ऐसे अगर कोई बातचीत हो रही है तो उसे कहा जाएगा क्षेत्रीय। बहुपक्षीय क्या होगा, जैसे आप जान रहे हैं पूरा अमेरिकी संघ के साथ भारत क्या कर रहा है, भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन के तहत बात कर रहा है, ये बहुपक्षीय हो गया, मतलब बहुत सारे पक्ष हैं।
ठीक, तो ये 3 स्तर पे हमारी भागीदारी है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय। इसको लिख के आइएगा, ठीक है। ये टर्म्स होते हैं, टर्म्स हैं किस चीज़ को लेके, आपके आईआर को मजबूत करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप एकदम क्लियर होगा कि आप भारत में के लिए अफ्रीका का जो महत्व है वो आपने देख लिया। उसके बाद आपने ये देख लिया कि अफ्रीका में भारत क्या कर रहा है और भारत क्या सोच रहा है कि हम किस तरह करेंगे। तो शिखर सम्मेलन है, विजन ग्रोथ है, ठीक है, सैन्य के साथ आर्थिक तकनीकी सहयोग दे रहा है और 3 स्तर पे भागीदारी बना रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये बहुत जटिल और बहुत ही टिपिकल मुद्दा होता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना पढ़ने को, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पीएचडी नहीं करना है यूपीएससी में। यूपीएससी में बस उतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, बस। ठीक, इन बातों को रख दोगे ना तो वो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने यार पढ़ाई लिखाई ठीक से की है ना। बस चलिए यार, ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ आपके लिए, और क्या चाहिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि मुख्य सहयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे भारत क्या कर रहा है, अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ा है। नंबर 1 ध्यान रखिएगा, व्यापार। दूसरा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण। ये 5 चीज़ें ध्यान रखना है। पहला व्यापार, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण। देखिए व्यापार में कृषि, क्योंकि वहाँ पे ना कृषि की क्षमताएं बहुत है। अफ्रीका एक ज़बरदस्त संसाधन है, वहाँ पे कृषि की क्षमताएं भरपूर हैं, लेकिन उनका उपयोग करना उनको आता ही नहीं बेचारों को। वो कृषि उतना बेहतर ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे समस्या है। तो भारत क्या कर सकता है, अपने जो भी भारत के जो कह सकते हैं ना कि हमने जब लेकर आए थे क्या वो हरित क्रांति, उसके जो हमें लाभ मिले हम वहाँ पे उसको दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद जिससे व्यापार बढ़ेगा बढ़ेगा, सीधी सी बात है, हमारी जो कमियाँ हम उसको दूर कर पाएंगे। पर्यटन, बैंकिंग, विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें भी व्यापार हो सकता है। सुरक्षा की बातचीत करें तो समुद्री डकैती वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जो है उस पर भारत क्या कर सकता है, अपने वहाँ के देशों के साथ जुड़ के ये सब समस्याएं हल कर सकता है। अगली बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। देखो खाद्य सुरक्षा के लेके भूख और अल्प पोषण की समान चुनौती है, जैसा वहाँ है वही तरह कुछ हालात भारत में, क्योंकि 22% जनसंख्या भारत में भी गरीब है। तो अगर 22% जनसंख्या भारत की गरीब है तो भूख और अल्प पोषण है ही, सीधी सी बात है। तो जो वहाँ समस्या है वह यहाँ भी है। तो हमें क्या करना होगा, किसानों की आय, उत्पादकता और रोजगार में विशेष ध्यान देना होगा, तभी ये सब चीज़ें सही हो पाएंगी। ठीक, तो ये वहाँ भी देना होगा, यहाँ भी देना होगा। ये क्या है, सहयोग का क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। आगे समुद्री सुरक्षा। अब समुद्री सुरक्षा में जैसे नीली अर्थव्यवस्था के तहत जो भी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं, या नवीकरणीय ऊर्जा या समुद्री संसाधन उसको लेके, तो भारतीय अनुभव का सहारा लेके वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समुद्री सुरक्षा के साथ सहयोग बना सकते हैं, बिल्कुल, है ना। आगे बात करते हैं क्षमता निर्माण। देखिए क्षमता निर्माण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम क्षमता निर्माण कर पाएंगे, किसी भी व्यक्ति का कौशल विकास कर पाएंगे। उसके लिए सस्ती दवाओं की आपूर्ति का होना और स्वास्थ्य सेवा का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्री देखे हों डिस्कवरी चैनल पे या फिर नेशनल ज्योग्राफिक पे, वैसे आप देखते नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने देखा हो तो वहाँ देखेंगे अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्री आती है जहाँ पे औरतें 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल के जाती हैं सिर्फ एक डॉक्टर से अपने प्रेगनेंसी या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चेक कराने के लिए। तो ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, खासकर स्वास्थ्य सेवा को लेके, और भारत में भी हैं। आप देखिए ना बहुत सारी खबरें हमें मिलती हैं, लेकिन हम लगातार सुधार कर रहे हैं, तो उनको भी ज़रूरी है। तो यहाँ भारत क्या कर सकता है, सहयोग दे सकता है और वो सहयोग ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब आगे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अफ्रीका के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण है वो चीन से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि जो चीन है ना वो लगातार वहाँ प्रभुत्व अपना बनाए हुए है। यूपीएससी मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगी, 100% पूछेगी। और ये पूछेगा क्या पूछेगा, क्योंकि भारत का जो दृष्टिकोण है वो चीन से किस प्रकार भिन्न है और भारत किस हिसाब से वहाँ पे सफलता पा सकता है किस चीज़ को लेके, अपनी जो भी उसकी भारत की कमियाँ हैं उसको पूरा करने में। ठीक, लेकिन चीन भी तो वहाँ पे अड़ा हुआ है ना। चीन भाई विश्वास करिए, चीन की बहुत ज़्यादा प्रभुत्व है वहाँ पे। जैसे आइए देखते हैं, पहला निवेश आधारित व्यापार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करना। भारत का ये है कि हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे, निवेश भी करेंगे साथ में, और द्विपक्षीय भागीदारी को मजबूत करेंगे। मतलब आइए आप हमारे देश आइए, हम तो आपके देश आते हैं, इससे काम बनेगा। द्विपक्षीय भागीदारी इंपॉर्टेंट है। भारत जिम्मेदार और विश्वसनीय वैश्विक हितधारक के रूप में वहाँ काम कर रहा है, ठीक है।
आगे, भारत पीपल सेंट्रिक है, मतलब क्षमता निर्माण, कौशल और ज्ञान में विविधता लाना। संस्कृति मंत्रालय के तहत मौसम परियोजना लाई गई है, जिससे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। वहीं चीन क्या कर रहा है? चीन का जो दृष्टिकोण है वो अधिक पारंपरिक है, वो ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, मतलब वह संसाधन निष्कर्षण, मतलब संसाधन को निकाल के दे दो, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बुनियादी ढांचा वहाँ मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसकी BRI जो रोड वाला इनिशिएटिव है वो वहीं से जा रहा है। आगे, विकास और संपत्ति का निर्माण चीन कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चीन क्या है, एक तरह का ट्रैप बिछा रहा है कि भैया आइए हम निवेश करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हमें चाहिए। तो ये भारत का दृष्टिकोण नहीं है, भारत का दृष्टिकोण ये है और चीन का ये है। आगे बात करते हैं संयुक्त पहल। भारत क्या कर रहा है? संयुक्त पहल लेकर रहा है, जैसे भारत और जापान अफ्रीका की पहल है, जो हमने पढ़ा था अभी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये पारदर्शी दृष्टिकोण है, लेकिन चीन की जो BRI इससे अलग है, एक तरफा दृष्टिकोण है, क्योंकि वहाँ सिर्फ चीन को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। सीधी सी बात है ना। भले चीन दिखाता है कि आपको भी फ़ायदा है, लेकिन है नहीं, चीन एक तरफा चीज़ों को लेके आगे बढ़ता रहता है। आगे, भारतीय अफ्रीकी शहरों के बीच सीधी उड़ान हवाई संपर्क भारत से जोड़ी जा रही है, लेकिन चीन का ऐसा कोई ध्यान नहीं है। चीन सिर्फ बड़े निवेश पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। उससे नहीं मतलब है तुम मेरे घर आओ या ना आओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत हमेशा द्विपक्षीय, ठीक है, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय, इन तीनों पे मुद्दों पे अच्छा चर्चा करता है। आगे, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन। टेली एजुकेशन मतलब दूर से अगर किसी को शिक्षा चाहिए तो वो मिल जाएगी, टेली मेडिसिन ज़रूरत है वो मिल जाएगा। समुद्री बंदरगाह की ई कनेक्टिविटी, मतलब इंटरनेट से उनकी कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहे, जिससे क्या हो, कोई भी जहाज आ रहा है जा रहा है उसके बारे में अच्छे से जानकारी हो और उस पर क्या हो सके, कोई हमला ना हो पाए। चीन का कोई ऐसा ध्यान नहीं है ना, चीन ये टेली एजुकेशन वहाँ मेडिसिन, वो तो सीधा सी बात है, वो व्यापार करने गया है, उसको संपत्ति निर्माण चाहिए, जैसा वो हर जगह कर रहा है। तो आप अगर आपसे पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा मत करना। मैं बता रहा हूँ कर भी नहीं पाओगे, है इतना कुछ ना। मैं आपको इतने सारे देश को लेके यहाँ पे आप डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन विश्वास करिए उसका मतलब क्या होता है ना, कि हमें पढ़ना बहुत कुछ है यार, ठीक है। मान लो इस पर तैयारी बहुत ज़्यादा करके गए, इस पर अपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, आया ही नहीं एग्ज़ाम में तब। लेकिन अगर इतना कुछ पता है कि भारत क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारत पीपल सेंट्रिक है, भारत क्या कर रहा है, संयुक्त पहल कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारत अफ्रीकी शहरों के बीच समुद्री संपर्क साध रहा है, भारत क्या कर रहा है, टेली एजुकेशन के साथ टेली मेडिसिन दे रहा है। बस चीन क्या कर रहा थी, 4.5 पॉइंट चीन के हो गए, काम हो गया, बस यही करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसा कि भारत और चीन दोनों अफ्रीकी महाद्वीप में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अभी आपने जो पढ़ा आप उसको आराम से बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं। जैसे कि भारत और चीन दोनों अफ्रीकी महाद्वीप में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, सीधी सी बात है। उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में क्या अंतर है, तो चुपचाप वही लिख दीजिएगा बहुत अच्छे से। क्या पता एक आध पॉइंट और आगे लिख दे UPSC, लेकिन हमारे पास सब कुछ होगा। तो भारत के पास क्या चुनौतियाँ, ये भी बता दिया मैंने, सोल्यूशन क्या है ये भी बता दिया, मुख्य सहयोग क्या है वो भी बता दिया, और भारत के आर्थिक महत्व क्या है वो भी बता दिए, सब कुछ कंप्लीट है। एक बार चुनौतियों पे बात कर लेते हैं, मामला ख़त्म। आइए देखते हैं भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहली बात करें तो व्यापार और निवेश में गिरावट है। पिछले 2 दशकों में भारत अफ्रीका व्यापार की संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। भले ही हमने बहुत कुछ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यापार को लेकर उतना ज़्यादा सजग हो नहीं पाए हैं ना। भारत के इन्वेस्टर वहाँ जाके कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए, सीधी सी बात है ना। अभी तक तुम्हें लग रहा होगा भारत वहाँ बहुत काम कर रहा है, लेकिन यहाँ देखने के बाद आपका मनोबल डाउन हुआ होगा, क्योंकि व्यापार और निवेश में गिरावट है। तो भाई किस हिसाब से हम अफ्रीका को वहाँ पे चाइना को चुनौती दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आगे, प्रभाव के लिए वैश्विक स्पर्धा है, क्यों, सीधी सी बात है भारत के लिए चुनौती है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब प्रभाव बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा हाथापाई के रूप में जाना जाता है, तीसरी हाथापाई वहाँ चल रही है लगातार, आइए आइए सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ तक अमेरिका, यूरोप और एशिया के दर्जनों देश, ठीक है कंटिनेंट है, मतलब अब अमेरिका कंटिनेंट, यूरोप और एशिया, यहाँ के दर्जनों देश हैं जो राजनीतिक और सामाजिक चुनौती को हल करने की कोशिश में अपने लाभ को भुना रहे हैं। उसमें भारत भी है, चाइना भी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
चीन अफ्रीकी सहयोग के लिए 2035 विजन, अब वो भी तो कुछ करेगा। तो उसने चीन अफ्रीका सहयोग के लिए 2035 का विजन लेकर आया है। अमेरिका के हार में चीन को प्राथमिकता, इथोपिया, सोमालिया, केन्या और दक्षिण सूडान ऐसे देश हैं जो अफ्रीका मतलब चीन को ना बहुत ज़्यादा क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, भारत को नहीं। जिबूती में एक सैन्य अड्डा बना लिया है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, हॉर्न क्या है, ये देखिए, ये जो है ना कोना, ये वाला और ये वाला, ये हॉर्न माना जाता है। हॉर्न मतलब सींग है ना, तो ये सींग जैसा दिख रहा है। तो यहाँ कौन है, देखिए ना, यहाँ सोमालिया है, ठीक। अब सूडान यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। केन्या उसी के जस्ट नीचे है, बगल में है। तो ये क्या दिखा रहा है कि अफ्रीका के हार्द में चीन को प्राथमिकता दी जा रही है। इथोपिया, सोमालिया, केन्या, दक्षिण सूडान, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, सबको लालच दे रहा है। अब जिबूती का सैन्य अड्डा कैसे बना, क्योंकि जिबूती को बहुत ज़्यादा उधार दे दिया उसने, ठीक है। और जिबूती है कहाँ, देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ से यहाँ से नाव गिरती हैं, तो यहीं छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है जिबूती। यहाँ पे चाइना ने क्या किया, एकमात्र अभी तक सैन्य अड्डा अपना बना लिया है, और इनको इतना उधार दे दिया है, बेचारे ये कर्ज में डूब चुके हैं, ठीक। तो ये काम है। एशिया में भू राजनीतिक तनाव को अफ्रीका पर ध्यान कम है, क्योंकि अफ्रीका, एशिया में ऑलरेडी इतना मैटर फैला हुआ है। हमने याद कीजिए पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ा, तो भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये सब चुनौतियाँ भारत के सामने हैं। कुल मिला के 3-4 बातें ध्यान रखना है। पहला, निवेश घट रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वैश्विक स्पर्धा है लगातार। तीसरी हाथापाई, लिख के जरूर आना, याद रखना, तीसरी हाथापाई, ये सब शब्द आपको लिखने हैं। यही तो लगेगा ना आपको कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके शब्द आपको अच्छे से पता है। द्विपक्षीय वार्तालाप क्या होती है, बहुपक्षीय क्या होती है, ये सब शब्द आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे भाई। आगे, चीन अफ्रीका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इस वजह से ये चुनौतियाँ, क्योंकि उसको अब अफ्रीका के हार, जहाँ आपने ये लिखा उसको समझ गया, आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और चीज़ों को अच्छे से पता है, ठीक है। तो बस ऐसे शब्दों का यूज करना है। और एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण अफ्रीका का ध्यान कम है, सीधी सी बात है। इसीलिए भारत के समक्ष ये सब चुनौतियां हैं। और अगर आपसे समाधान पूछे तो बस ये लिख देना, व्यापार में बढ़ाना चाहिए, वैश्विक स्पर्धा के साथ भारत को तीसरी हाथापाई के रूप में आगे बढ़ते हुए, और अपना जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, द्विपक्षीय वार्ता, उसको मजबूत करना चाहिए। अगर चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तो भारत को भी बनना चाहिए, ठीक है। अपने जो सैन्य साझेदारी है उसके साथ आगे बढ़ते वहाँ पे भारत को भी मदद करनी चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और एशिया की राजनीति के तहत अफ्रीका को बिल्कुल भी ध्यान से भटकाने की ज़रूरत नहीं है, अफ्रीका पे भी ध्यान बराबर भारत को लगाना चाहिए। ये समाधान हो सकते हैं, जो चुनौतियाँ उसी का उल्टा समाधान होता है, बस, ठीक। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, उम्मीद है मज़ा ज़रूर आया होगा। और ऐसे ही आपको एज इट इज़ नोट्स बनाने हैं, और विश्वास करिए जिस दिन आपका ये सब सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके पास बहुत अच्छा डिटेल में हर चीज़ बहुत अच्छे से उपलब्ध होगी। इसी को बार बार रिवाइज़ करना है, आंसर राइटिंग को बार बार करना है, बस काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।